पूरी दुनिया रूस यूक्रेन युद्ध की बातें कर रही है, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं होगा कि आखिर रूस ने यूक्रेन पर हमला क्यों किया। क्या ये सिर्फ जमीन छीनने की लड़ाई है? क्या ये सिर्फ इंटरनेशनल गुंडई है या फिर मामला कुछ और है? तो इसे समझने के लिए हमें इस मुद्दे को 4 हिस्सों में बांटना होगा। पहला हिस्सा है इसका इतिहास। पहले हिस्से में समझते हैं कि आखिर इस इलाके का इतिहास क्या है। आखिर क्यों 14 साल में रूस ने तीन तीन युद्ध किए हैं। तो इसकी शुरुआत होती है 1991 से। दरअसल 1991 में यूएसएसआर यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से टूट गया और 15 अलग अलग देशों का उदय हो गया था। इसमें से सबसे बड़ा देश था रूस और इन्हीं 15 देशों में से एक था यूक्रेन। ये हिस्से सोवियत संघ से अलग तो हो गए, लेकिन रूस और पश्चिमी देशों के बीच इन नए देशों पर अपना दबदबा बनाने की होड़ शुरू हो गई। अमेरिका नहीं चाहता था कि यूरोप में रूस का दखल हो, इसीलिए नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आज करीब 30 देश जुड़े हुए हैं, उन्होंने इन इलाकों में अपना समर्थन वाली सरकारों को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। वहीं रूस नहीं चाहता था कि उसकी सीमा तक नाटो का दखल हो। अब बताते हैं कि रूस ने अटैक क्यों किया। रूस से अलग हुए हिस्सों में जब जब नाटो ने नज़दीकी बढ़ाई है, तब तब रूस ने हमला किया है। 14 साल में रूस ने 3 युद्ध किए हैं। पहला 2008 में जॉर्जिया पर, 2014 में क्रीमिया पर और 2022 में यूक्रेन में। 2008 में जॉर्जिया के 2 हिस्सों को अलग देश घोषित कर दिया था और 2014 में तो बिना युद्ध किए ही क्रीमिया पर रूस ने कब्जा कर लिया था। यहाँ एक बात समझनी होगी कि जॉर्जिया भी नाटो से जुड़ना चाहता था और यूक्रेन भी, और दोनों देशों को रूस ने तोड़ दिया। पुतिन ने पहले ही कहा है कि नाटो अगर रूस की सीमा तक पहुंचेगा तो उसे रूस पर हमला माना जाएगा। अब बात करते हैं यूक्रेन पर हमले की नींव कब पड़ी। यूक्रेन के पूर्वी हिस्सों और रूस में सांस्कृतिक समानता है और इनकी नस्लें और भाषा भी एक है। इन्हीं हिस्सों में कुछ विद्रोहियों के गुट बने। पश्चिमी देश कहते हैं कि रूस इस इलाके में विद्रोह को भड़का रहा है। 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया वाले हिस्से पर रूस ने कब्जा कर लिया। इसी वजह से 2014 से पहले यूक्रेन में यानुकोविच की सरकार थी, जो रूस के करीबी थे, लेकिन 2014 में देश में विरोध के बाद उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा और फिर यूक्रेन में जो सत्ता आई वो यूरोपीय यूनियन के समर्थक थे। नतीजा ये हुआ कि अचानक यूक्रेन के क्रीमिया इलाके में रूस ने हमला कर दिया और क्रीमिया की सरकारी इमारतों में सैनिक तैनात कर दिए और इसके बाद वहां जनमत संग्रह कराया गया और दावा किया गया कि 97% लोग रूस के साथ मिलना चाहते हैं और फिर रूस ने इसे अपने नक्शे का हिस्सा बना लिया। वैसे मजे की बात तो यह है कि 1954 से पहले क्रीमिया रूस का ही हिस्सा था। इसे सोवियत संघ ने तोहफे में यूक्रेन को दे दिया था। अब रूस ने यूक्रेन के पूर्वी हिस्सों पर भी दावा ठोक दिया है। इस इलाके के नाम है डोनास्क और लुहांस्क और इस पूरे क्षेत्र को कहते हैं डोनबाल। यानी यूक्रेन के साथ भी रूस वही किया जो जॉर्जिया के साथ किया था। यानी यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क इलाकों में विद्रोहियों का समर्थन किया। फिर विद्रोहियों ने इन इलाकों की सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया और जनमत संग्रह हुआ। जनमत संग्रह में इन इलाकों ने खुद को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। रूस ने 24 फरवरी 2022 को किए हमले से पहले इन दोनों इलाकों को अलग देश के रूप में मान्यता दे दी। पुतिन कहते हैं कि अभी भी यूक्रेन की सेना वहां मौजूद है और वो इसीलिए हमला कर रहे हैं ताकि यूक्रेन की सेना वहां से हट जाए, लेकिन ये मामला जितना बताया जा रहा है सिर्फ उतना नहीं है। अब बात करते हैं हमले की प्लानिंग के बारे में। 1917 में मॉस्को के इन दोनों इलाकों में खदानों में काम करने के लिए बड़ी संख्या में मजदूर भेजे गए थे, जो यहीं बस गए। बीते 2 सालों में पुतिन सरकार ने ऐसे रूसी मूल के लोगों को रूसी पासपोर्ट जारी कर दिया। इनकी संख्या करीब 80,000 के आसपास मानी जाती है। बता दें कि रूस ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन की सेना
इन रूसी मूल के लोगों का उत्पीड़न कर रही है और फिर विद्रोहियों को समर्थन दिया और दो अलग अलग देशों की नींव पड़ गई। इसी पर एक बात और करेंगे कि हमले का गैस कनेक्शन क्या है। नॉर्वे के बाद यूक्रेन में पूरे यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा गैस भंडार है और इसका ज़्यादातर हिस्सा अब तक निकाला नहीं गया है। इतना बड़ा गैस भंडार होने के बाद भी यूक्रेन को गैस का आयात करना पड़ता है, यानी दूसरे देशों से खरीदना पड़ता है। इस वक्त रूस यूरोप को करीब 40 से 50% गैस अकेले सप्लाई करता है और ये गैस नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन और यूक्रेन के रास्ते सप्लाई की जाती है। इसकी वजह से जो गैस यूक्रेन के रास्ते पर यूक्रेन को पैसे मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर जर्मनी रूस से 50% गैस खरीदता है और ये गैस यूक्रेन के रास्ते उसे मिलती है। इसकी एवज में यूक्रेन को 7 अरब अमेरिकी डॉलर की आमदनी होती है और ये यूक्रेन की जीडीपी के करीब 3 से 4% के बराबर है। यूक्रेन के जिन दो हिस्सों को रूस ने अलग देश घोषित कर दिया है, यानी डोनेस्क और लुहांस्क, वहाँ भी इसका बड़े भंडार हैं। इसके अलावा यूक्रेन दुनिया का 5वां सबसे ज़्यादा लौह अयस्क बेचने वाला देश है। इसके अलावा यहाँ लिथियम, गैलीलियम, जर्मेनियम, टाइटेनियम, मैग्नीज जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स का यूक्रेन में भंडार है। इनका इस्तेमाल स्मार्टफोन, डिजिटल कैमरा, कंप्यूटर हार्ड डिस्क जैसी चीज़ें बनाने में किया जाता है और यूक्रेन मक्का और गेहूं का भी सबसे बड़े निर्यातक देशों में से एक है। पश्चिमी एशिया और अफ्रीका को इसका बहुत बड़ा हिस्सा जाता है, यानी अकेले यूक्रेन पर कब्जे से दुनिया की बहुत बड़ी आबादी के खाने पर, डिजिटल डिवाइस के कारोबार पर, ऑटोमोबाइल सेक्टर पर और सबसे बड़े एनर्जी सेक्टर पर रूस का दबदबा हो जाएगा, जो कि अमेरिका नहीं चाहता है, क्योंकि इससे वो दुनिया की अर्थव्यवस्था में अपनी गिरती हिस्सेदारी को बढ़ा देगा। तो ये थी यूक्रेन रूस युद्ध की पूरी ABCD। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि इसी प्रकार के आने वाले अमेजिंग वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें।